नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। यह एक प्रकार का ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपकी कलाई में किसी नस के दबने से, विशेषकर मीडियन नर्व के दबने से आपको कई प्रकार के सिम्टम्स जैसे कि झंझनाहट होना, दर्द होना, सुन्नपन महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। आज हम इसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बेसिक एनाटॉमी को समझना होगा, एक बेसिक संरचना को समझना होगा कि हमारी जो कलाई होती है उसकी कलाई के अंदर में काफ़ी सारी हड्डियां होती है। जो छोटी छोटी हड्डियां होती है, इन हड्डियों के और लिगामेंट्स के बीच में से नर्व्स निकलती है, नसें निकलती है। और ये नसें विशेष करके मीडियन नर्व जब कंप्रेस हो जाती है, इस पूरे एरिया को, एक पूरी जो स्पेस को कार्पल टनल बोला जाता है। और यह टनल जब कंप्रेस हो जाती है या इस टनल में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है जिसकी वजह से आपकी मीडियन नर्व जो यहाँ से निकल रही है, जब यह मीडियन नर्व पर दबाव पड़ता है, यह दबती है, कंप्रेस होती है, तो आपको इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि आपको झंझनाहट महसूस होती है, आपको दर्द महसूस होता है, सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो सकता है। कई बार यह पेन आपका रेडिएट होते कलाई से लेकर, उंगलियों से लेकर यह आपकी आर्म तक यानी कि आपकी बाह तक चला जाता है। इस प्रकार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो इसी कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम बोला जाता है। अब बात करते हैं लक्षणों की। तो लक्षण जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको झंझनाहट, दर्द या सुन्नपन जैसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को किसी भी चीज को पकड़ने में प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपर ग्रिप नहीं आती है, क्लमसी हो जाता है पेशेंट। किसी भी चीज को पकड़कर अगर वो कहीं पे ले जा रहा है तो अचानक से वो चीजें हाथ से छूट जाती है। अननोइंगली ऐसा होता है, पेशेंट जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। ये ग्रिप कमजोर होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, हाथों की नसों की कमजोरी की वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा आपको दर्द महसूस हो सकता है, झंझनाहट महसूस हो सकती है। जिस साइड का, जिस हाथ का अगर कार्पल टनल सिंड्रोम है, जिस साइड में आपकी नस दबी है, उसी साइड में ऐसा आपको महसूस हो सकता है। पेशेंट को सुई चुभने जैसा दर्द भी महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर नस दब रही है, नर्व कंप्रेस हो रही है, और नर्व कंप्रेशन की कंडीशन में चाहे वो कहीं पर भी हो, आपको सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है। मीडियन नर्व जो है वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज को सप्लाई करती है, विशेष करके अंगूठे को, आपकी तर्जनी उंगली को और बीच वाली उंगली को, यानी कि ये तीनों उंगलियां मीडियन नर्व सप्लाई करती है। और जब मीडियन नर्व दबेगी या कंप्रेस होगी तो आपको इन तीनों फिंगर्स में, इन तीनों में आपको दर्द महसूस होगा, सुन्नपन महसूस होगा, झंझनाहट महसूस होगी। इस प्रकार के लक्षण आपको विशेषकर इन तीनों उंगलियों में, दोनों उंगलियों और अंगूठे में आपको महसूस होगा और इस एरिया में आपको महसूस होगा। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि इन तीनों एरिया को सप्लाई करने वाली जो मीडियन नर्व है वो कलाई में, आपकी कार्पल टनल में कंप्रेस हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब बात करेंगे कारणों की, यानी कि क्या क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपको मीडियन नर्व में कंप्रेशन यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे मरीज जिनको की रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या है, या शुगर यानी कि डायबिटीज की समस्या है, ऐसे पेशेंट्स जिनको ओबेसिटी है यानी कि वेट ओवर है, बहुत ज़्यादा उनका वजन बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको की बोन फ्रैक्चर हुआ है, विशेष करके कलाई का फ्रैक्चर हुआ है या कलाई के आसपास जैसे कॉलिस फ्रैक्चर होता है, इस प्रकार का अगर फ्रैक्चर है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको आगे जाके कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंट्स जो कि कलाई का ओवर यूज करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या इस प्रकार के गेम्स खेलते हैं जिसमें कलाई का उपयोग ज़्यादा होता है, या ऐसे पेशेंट्स जो रूटीन में, अपना प्रोफेशन ऐसा है कि वो
राइटर का यूज़ करते हैं या कंप्यूटर पे टाइपिंग का काम करते हैं, इस प्रकार के जो प्रोफेशन वाले लोग हैं उनमें इस प्रकार की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको की कलाई में सिस्ट बनी हुई है, यानी कि गैंग्लियोनिक सिस्ट वाली समस्या है और उसकी वजह से, या लाइपोमा है और उस वजह से उनको कंप्रेशन इफेक्ट दिख रहा है और नस में दबाव महसूस कर रहे हैं, तो भी इस प्रकार के कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो कि वाइब्रेटिंग टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे ड्रिलिंग का काम करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग रोड पे ड्रिलिंग का काम करते हैं, या कई लोग जैसे मैकेनिक है और किसी चीज़ में, दीवार में या किसी गाड़ी के टूल में या किसी में वाइब्रेटिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वाइब्रेट होता है, तो ऐसी कंडीशन में लंबे समय तक इसका उपयोग करने से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। आगे बात करेंगे मैनेजमेंट पार्ट की। मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है दैनिक जीवन में, जिससे कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम आगे ना बढ़े, उसके सिम्टम्स वर्स ना हो, खराब ना हो और आपको कार्पल टनल सिंड्रोम वाली कंडीशन में जाना ही ना पड़े। इस प्रकार के मैनेजमेंट जो तरीके होते हैं वो मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला आप ध्यान रखिए कि कलाई का जो मूवमेंट है वो बार बार जहाँ मूवमेंट होता है उसको कम करें, उसको कोशिश करें कि ओवर यूज ना हो। एकदम से ओवर यूज होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स आ सकते हैं। किसी भी एक ही हाथ पर आप जोर ज़्यादा ना दें, किसी भी पर्टिकुलर एक ही हाथ का उपयोग ज़्यादा ना करें। दोनों हाथ से किसी काम को आप परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों हाथ से करें, एक हाथ से बिल्कुल उसको रेगुलरली ना करें। गेम अगर खेलते हैं या किसी प्रकार का कोई पर्टिकुलर काम आप करते हैं तो बीच बीच में आप रेस्ट जरूर करें। आप थोड़ा बहुत उसमें रेस्ट लें, आराम लें और कंटिन्यूस उस वर्क को ना करें। कंटिन्यूस करने से आपको इस प्रकार के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। रेगुलरली जब आप बैठते हैं या किसी प्रकार की रेस्ट करते हैं, लेटते हैं, तो आप कलाई को बिल्कुल स्ट्रेस ना दें। कलाई को आप बिल्कुल खींची हुई कंडीशन में या तो बिल्कुल ज़्यादा फ्लेक्स या बिल्कुल ज़्यादा इसको आप एक्सटेंड वाली कंडीशन में ना रखें। यानी कि कलाई को आपको इस तरह से या इस तरह से बिल्कुल मोड़े हुए नहीं रखना है, आपको इसको न्यूट्रल पोजीशन में यानी कि मिड पोजीशन में रखना है। न्यूट्रल पोजीशन में रखने से आपको खिंचाव कम महसूस होगा, दर्द कम महसूस होगा और इस प्रकार के लक्षण आपको कम महसूस होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, यानी कि होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं आपको मदद कर सकती है। होम्योपैथी में सबसे पहली जो दवा है वो है कॉस्टिकम 200। कॉस्टिकम 200 ऐसी दवा है, कॉस्टिकम दवा ऐसी जगह पर अच्छा काम करती है जहां पर आपको लोकलाइज पैरालिसिस हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट में किसी प्रकार का नर्व कंप्रेशन हो या उस एरिया में नर्व का किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो कॉस्टिकम का उपयोग किया जा सकता है। तो कॉस्टिकम इस कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। कॉस्टिकम 200 का आपको 2 बूंद सुबह सुबह दिन में एक बार उपयोग में लाना है। इसको आप डायरेक्टली जीभ पर लेंगे और ऐसा आप कंटिन्यूस 2 से 3 महीने करेंगे तो इस प्रकार की समस्या से आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। दूसरी जो दवा है वो है एटी टैबलेट। यह एक कॉम्बिनेशन फॉर्म है, एक कॉम्बिनेशन टैबलेट है, एसपीएल कंपनी का प्रोडक्ट है। इस दवा का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कि आपको नर्व कंप्रेशन हो, जहाँ पर आपको इंजरी हो, किसी प्रकार की चोट लगी हो, किसी प्रकार की डीप टिश्यू इंजरी हो। सभी प्रकार की इंजरीज में, सभी प्रकार के ट्रॉमा में और उससे होने वाली फर्दर जो परेशानियां हैं उनको कवर करने में यह दवा सक्षम है। इस दवा का उपयोग भी आपको करना है। यह दवा आपको 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली रात में, दिन में 3 बार इन टैबलेट्स को आपको चूसना है। ऐसा करने से आपको इंजरी की वजह से या नर्व कंप्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी इसी एक दवा से कवर हो जाएंगी। तीसरी जो दवा आपको साथ में लेनी है वो है कालीफॉस 6x। कालीफॉस 6x एक नर्व टॉनिक है। मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। कालीफॉस 6x का आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली रात में, दिन में 3 बार उपयोग में लाना है। यह दवा आपके नर्व कंप्रेशन को भी ठीक करेगी, साथ ही साथ नर्वस कंडक्टिविटी को ठीक करती है, नर्व इम्पल्सेस को नॉर्मलाइज करती है, उसकी भेजने की क्षमता को अच्छा करती है और नर्व्स को बढ़िया करती है, नरिश करती है। एक प्रकार का टॉनिक है। इस दवा का उपयोग भी आपको लंबे समय तक करना है। इन तीनों दवाओं का उपयोग आपको कम से कम 2 से 3 महीने रेगुलरली करना है।
ऐसा करने से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा और आप पूरी तरह से ऑपरेशन करवाने से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अप टू 80 टू 90% यानी 80 से 90% केसेस में यह दवाएं आपको बहुत ही अच्छा आराम देती है, बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ देती है। मेरे द्वारा दी गई यह कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में जानकारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।